जय हिंद फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में जो हमारी सीरीज चल रही थी और उस सीरीज में हम लोग आज जो टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं वो है ड्रग्स और इंडिया की जो सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और ये जो टॉपिक का नाम है वो है भारत में मादक पदार्थों का जोखिम। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। करंट में आप लोग पढ़ रहे होंगे कि ड्रग्स से रिलेटेड केसेस, ड्रग्स एडिक्शन भारत में युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक, इंग्लिश में इसको लिख लेते हैं ड्रग इनेस ठीक। हाल फिलहाल ये न्यूज में इस वजह से है क्योंकि 2022 की बात है, ये जनवरी 2022। एक नेवी, इंडियन नेवी जो है, भारतीय नौसेना और एक बॉडी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी। ठीक, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ये ऑपरेशन समुद्रगुप्त आप याद रखिएगा क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है और इसको कौन चला रहा है। ठीक, अब इस ऑपरेशन के तहत 2023 की बात है ये, 2023 में जो अपना वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट, वहाँ पर जो है केरल के आसपास ड्रग्स जो है काफ़ी मात्रा में पकड़े गए और उस ड्रग्स का नाम जरा याद रखिएगा, मेथाम्फेटामाइन। ये इस वजह से आपको बता रहे हैं क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि मेथाम्फेटामाइन क्या है, तो एक ड्रग्स है। ठीक, ऑपरेशन समुद्रगुप्त किससे रिलेटेड है ये भी आपसे पूछा जाएगा, इस वजह से को ध्यान में रख। कहा जाता है कि ये जो तस्करी पकड़ी गई, जो ड्रग्स की क्वांटिटी पकड़ी गई, ये इतनी है जितनी अब तक की कभी नहीं पकड़ी गई थी। पूरा एक जहाज एक तरीके से पकड़ा गया। ठीक, और इससे जो है आपको ये भी जानने मतलब एक आश्चर्य होगा कि कैसे जो है समुद्री जहाज़ों का, समुद्र मतलब खुला है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी जो है खिड़की या एक सकरे रास्ते से होकर के चला आया या चोरी से लेकर चला आया। एक खुले आसमान के नीचे खुले समुद्र में जो है ऐसी तस्करी हो रही है। ठीक, तो नेक्स्ट जो इस पर चर्चा करने की बात उठ रही है वो ये है कि इसके लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं। उत्तरदायी कारक, उत्तरदायी कारक कि ड्रग्स का जो ये यूज हो रहा है, ड्रग्स की तस्करी जो बढ़ रही है भारत में, उसके पीछे क्या कारण है। देखिए, सबसे पहला कारण हमेशा याद रखिएगा, या तो करंट का इशू अगर कुछ है कि ऐसा है तो सबसे पहले या तो इतिहास से देखिए या भूगोल से देखिए। अब इतिहास में तो सही बात है कि अरबों से, यूनानियों से हमारा जो है पहले से रोम से जो है संपर्क चला आ रहा था। तो रोम से क्या हम लोग मंगाते थे, यहाँ पर सारी चीज़ें थी, केवल मदिरा नहीं थी, सोमरस नहीं था। तो फिर वहाँ से क्या मंगाते थे, तरह तरह की मदिराएं। अब लेकिन उसका सेवन जो है वो इस वजह से लोग करते थे कि यहाँ पर वो नहीं थी और जो है एक साइकोट्रोपिक चीज़ें थी। साइकोट्रोपिक का मतलब ये हुआ कि कुछ देर के लिए अपने गम को भुलाना।
ठीक, गम वैसे था नहीं यहाँ पर। जब आप इतिहास पढ़ेंगे देखेंगे कि सब चीज़ से एकदम धन धान्य से भरपूर था ये। ठीक है, तो ऐशो आराम की चीज़ें ढूंढने के लिए पश्चिम वाले अब लाते क्या, तो सोना लेकर के आ रहा है और वहाँ से शराब लेकर के आ रहे हैं। शराब वहाँ पर क्या है, दैनिक जीवन का हिस्सा है, क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है। ठीक, अब तो इतिहास से तो ठीक है, लेकिन इतिहास में यहाँ पर ऐसा कुछ लिंक नहीं मिलता है कि ड्रग्स का इस्तेमाल हो या पहले से चला आ रहा हो। अब यहाँ पर जो आपको देखना है वो ये है कि यहाँ पर ज्योग्राफी जो है भारत की, वो काफ़ी मायने रखती है। और उस जियोग्राफी में क्या है कि भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ये पहला पॉइंट है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति कहाँ कहाँ है, देख लेते हैं जरा। ये है इंडिया, इंडिया का ये लोअर पार्ट है, अपर पार्ट कुछ ऐसा है। ये है यहाँ पर हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, इसके ऊपर हैं अफगानिस्तान, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, अफगानिस्तान, और इधर ही है ईरान। इन तीनों की स्थिति एक अर्धचंद्र की तरह बनती है, तो इनको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट। ठीक, ये जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है भारत का, यहाँ से जुड़ा है म्यांमार, आप मैप में देखेंगे तो। फिर यहीं पर है थाईलैंड, फिर बगल में है लाओस, और फिर है वियतनाम, और यहीं पर नीचे है कंबोडिया। तो इनकी जो स्थिति बन रही है, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, या थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। ठीक, तो ये जो है इंडिया की अवस्थिति गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में है। ठीक, आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि चाइना के लोगों को इतना ज़्यादा अफीम पिलाया गया कि वहाँ पर 2 बार अफीम युद्ध हुआ, लोगों ने अफीम पीने से मना कर दिया। ठीक, तो ये तो हो रही इतिहास की बात, और ये रही भूगोल की बात। तो इसकी जो अवस्थिति है वो ये है, आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान में खेती किसानी नहीं होती, अफीम की ही खेती होती है, अन्न वहाँ पर नहीं उपजाया जाता। और अफगानिस्तान में आपने सुना होगा कि 98% अफीम अवैध है, और इसी का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, जो आतंकवादी समूह है वो क्या कर रहे हैं, इसको बेच करके हथियार और बाकी चीज़ें ले रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये तस्करी के यहाँ पर जो है क्या है, पोरस बॉर्डर है, मतलब पूरी तरीके से बाड़बंदी या नाकेबंदी नहीं है, छिद्रिल सीमाएं हैं, खुली हुई सीमाएं हैं, तो आराम से तस्करी यहाँ से हो जाती है। और आपने सुना होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये सब में क्या है, ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा है युवाओं में। ठीक है, ड्रग्स एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जो है HIV जैसी बीमारियां भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, एक ही सिरिंज से लोग लेते हैं, तो संक्रमित सुई की वजह से क्या हो जा रहा है, ये बीमारियां भी संक्रामक फैल रही हैं। अब भारत की भौगोलिक स्थिति ही इसका जो है क्या है, मेन कारण है कि ये इसके लिए क्या है, भारत सुभेद्य है ड्रग्स के लिए। आराम से क्या है, बीच में एक पॉइंट है जहाँ से क्या है, ड्रग्स इधर से उधर या इधर से इधर जाती है। ठीक, तो यहाँ पर भारत की भौगोलिक अवस्थिति में 2 पॉइंट जरूर लिखेंगे यहाँ पर, कि गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल के बीच में भारत की स्थिति है। गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट के बीच। ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात ये
कि समुद्री मार्गों का उपयोग हो रहा है। अगर स्थलीकृत सीमाएं हों, समुद्री मार्गों का उपयोग, समुद्र के रास्ते से भी ड्रग्स आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि डाक और कुरियर सर्विस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कैसे जो है दुरुपयोग होता है चीज़ों को। डाक और कुरियर सर्विस क्या बनाया गया था? लोगों को आसान सुविधाएं, त्वरित चीज़ें जो है डिलीवर करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ड्रग्स को भेजने में किया जा रहा है। डाक और कुरियर सर्विस, कुरियर सेवा का दुरुपयोग हो रहा। ठीक। चौथी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि नार्को टेरर एंगल भी सामने आ रहा है। इसका मतलब क्या है? नार्को का मतलब क्या है? ड्रग्स से रिलेटेड। और टेरर का एंगल क्या है? कुछ ऐसे स्थानीय समूह जो पहले क्या करते थे? जबरन वसूली, हिंसा का काम करते थे, जिनका स्थानीय लेवल पर दबदबा है। अब ये लोग ड्रग्स बेचने के लिए इनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि आपका दबदबा है, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आप अपने इलाके में बेचिए। अब जब इनका दबदबा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी प्रशासन तक, बाकी चीज़ों तक पहुंच है। इल्लीगल वे में, अवैध रूप में, वैध नहीं। और वो क्या कर रहे हैं? एक सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें अब खुल करके सामने आई हैं। तीसरी बात, तीसरी क्या, पांचवी बात, पांचवी बात यह है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग। टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग में सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देंगे ड्रोन का। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान की सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर, पंजाब वगैरह में ड्रोन से क्या है? ड्रग्स गिराए जा रहे हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पर ड्रग की अवैध तस्करी के रूप में यूज होता है। ठीक। तो ड्रोन का इस्तेमाल। दूसरी बात, आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी का नाम। ठीक। क्रिप्टो करेंसी वो हैं जिनका की डिजिटल करेंसी है, जिनका कि किसी भी राष्ट्र की बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता जिन पर। ठीक। वो मुक्त अवस्था में है और उनका इस्तेमाल डार्क नेट के रूप में इनकी खरीद फरोख्त में होता है। डार्क नेट का इस्तेमाल, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनको ट्रेस करना आसान नहीं है, इनका कारोबार अच्छे से चल रहा है। तो ये उत्तरदायी कारक हो गए। उत्तरदायी कारक में एक चीज और लिख लीजिएगा, वो ये कि जब भी कोई एक्शन होता है तो हमेशा किसको पकड़ा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर को, जो वितरक है, जो बांट रहा है। मेन तक तो आदमी पहुंच ही नहीं पाता। मेन तक ना तो पुलिस पहुंच पा रहा है, ना डिपार्टमेंट, कि इसका ओरिजिन सोर्स कहाँ है। तो सोर्स की बजाय डिस्ट्रीब्यूटर पर ध्यान ज़्यादा दिया जा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है कि वो किसी गलत आदत की वजह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो सकता है उसकी अपनी कुछ परेशानी हो सकता है कि जिस चीज़ को डिलीवर कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी ही ना हो। ऐसे भी केस आए हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, बस ये कहा गया था कि यहाँ से लेकर के वहाँ पर देना है सामान, पैकेट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं जिसके लिए इंडिया में ड्रग्स एडिक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक। अब देख लेते हैं कि हम प्रयास क्या कर रहे हैं। एक चीज और यहां पर लिख सकते हैं, भौगोलिक अवस्थिति में बताए थे पॉइंट, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा। खुली और छिद्रिल सीमाएं। खुली और छिद्रिल सीमाएं का मतलब यह हुआ कि ओपन एंड पोरस बॉर्डर। और इसका एग्जाम्पल
नेपाल बॉर्डर पर पूरी बाड़बंदी नहीं हुई है। सिक्योरिटी कहाँ कहाँ लगाई जाएगी? अगर 800 किलोमीटर लंबी सीमा है तो 800 जवान तो खड़े नहीं रहेंगे कि हर 1 किलोमीटर पर खड़ा कर देंगे, और बीच में इतना स्पेस है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर तस्करी आसानी से हो जाती है। बांग्लादेश से हो जाती है, म्यांमार से हो जाती है, श्रीलंका से हो जाती है, समुद्री रास्ते से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक समस्या हैं, एक उत्तरदायी कारक हैं, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं कि भारत में ड्रग एडिक्शन क्या है, बढ़ रहा है, ड्रग की डिमांड बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात, इस उत्तरदायी कारक में एक कारक और लिख लीजिए कि सामाजिक कारक भी उतने ही जिम्मेदार हैं। समाज में अगर कोई चीज़, कुव्यवस्था, कुप्रथा बढ़ रही है तो उसके लिए समाज को माफ नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर आज का एक युवा, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, हताशा इतनी बढ़ रही है और उसकी डिमांड, उसके सपने बहुत ज़्यादा हैं, वो उस हिसाब से मेहनत नहीं करना चाहता, उसको उस हिसाब से मेहनत के अवसर नहीं मिल रहे हैं, तो क्या करेगा? समाज ताना दे रहा है, इतना फैमिली प्रेशर है, तो क्या है, ड्रग की आदत पाल लेता है। शुरुआत में उसको मजा आता है, बाद में वही उसकी आदत बन जाती है, तो चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि अगर हमें रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स मिल गए तो हम क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, हमने क्या क्या प्रयास करना शुरू किया। सबसे पहली बात, संस्थागत प्रयास अगर देखा जाए तो हमने एक एनडीपीएस एक्ट पारित किया 1985, नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ठीक, ये इसका फुल फॉर्म है। और इसी के तहत गृह मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक डिपार्टमेंट बना जिसको बोलते हैं एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। कब बना? 1986 में। ठीक, इसी का काम है पूरे देश में इन सब चीज़ों के लिए क्या करना, कंट्रोल करना, चीज़ें नियंत्रण में लेना। इनको सिविल कोर्ट की पूरी शक्तियां हैं। ठीक, बस ये है कि ये किसी को गोली वोली नहीं मार सकते, आपराधिक शक्तियां नहीं। ठीक, दूसरी बात, त्रिस्तरीय रणनीति हमने अपनाई है। देखिए, त्रिस्तरीय रणनीति में क्या होते हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं वो देखिए। 3 लेयर स्ट्रेटजी इसको बोलते हैं। 3 लेयर स्ट्रेटजी में क्या होता है, पहली लेयर ये कहती है कि हमने क्या संस्थागत उपाय बनाए हैं, और उसका एग्जाम्पल क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना। दूसरी चीज हमने क्या की है, दूसरी चीज ये की है कि जो भी हमने संस्थाएं बनाई हैं उनको क्या किया है, पावर दी है या नहीं, सशक्तिकरण उनका किया है या नहीं, एम्पावरमेंट उनका किया है या नहीं, उनको कुछ पावर दी भी है या केवल कागजों में बना ली है, तो सशक्तिकरण कर रहा है। और तीसरी बात कि लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं कि ये गलत आदत है और आप इसको छोड़िए। ठीक, उनका भला बुरा बता रहे हैं, प्रो एंड कॉन्स बता रहे हैं, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट, कि तुरंत में तो आपको गम भुला देगा लेकिन बाद में आपको ये आदत पड़ जाएगी, फिर आप हायर रेट में भी इसको खरीदेंगे। ठीक है, सामाजिक ताना बाना भी क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, क्राइम की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लोग नशे में ज़्यादा क्राइम करते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है, उत्तेजना में ज़्यादा गलत काम कर देते हैं। ठीक, तीसरी बात, मादक पदार्थों की मांग में कमी के लिए
राष्ट्रीय योजना, ये राष्ट्रीय योजना है 2018 से लेकर के 2027 तक। इसमें भी ट्राई लेयर स्ट्रेटजी हमने चालू की है, त्रिस्तरीय रणनीति यहां पर भी है। और ये रणनीति यही है क्या, एक तो संस्थाएं इंस्टीट्यूट बनाइए, उनका एम्पावरमेंट कीजिए, सशक्तिकरण, और अवेयरनेस बढ़ाइए, जागरूकता बढ़ाइए। ठीक। एक यहां पर एक पॉइंट और लिखा जा सकता है, वो ये कि एक अभियान चला है नशा मुक्त भारत। इसमें 3 चीजें शामिल हैं नशा मुक्त भारत में। अब किसी चीज से अगर सोसाइटी को फ्री करना है तो सबसे पहले उसके सोर्स पर ध्यान दीजिए। तो आपूर्ति क्या कर दीजिए, बाधित। जब सप्लाई नहीं होगी तो बिकेगा क्या। तो सबसे पहला पॉइंट इस पर, आपूर्ति पर जो है उसको कट करने की कोशिश की जा रही है, बाधित करने की कोशिश की जा रही है कि सप्लाई को रोका जाए। दूसरी बात, जागरूकता, अवेयरनेस, कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रशासन को दी जाए, पुलिस को दी जाए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी जाए, और फिर वो उस पर क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। और तीसरी बात, जो एडिक्टेड हैं उनको एक अपराधी की भावना से बाहर निकाल करके उनका क्या हो जाए स्वास्थ्य सुधार की बात की जाए, ताकि उनको गिल्ट फील ना हो, वो समाज या सोसाइटी से अपने को कटे हुए ना समझें, अलग ना समझें। ठीक, ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। एक यहाँ पर चलते चलते एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। एक हमारे पास पोर्टल है जिसको बोल रहे हैं निदान पोर्टल। ये निदान नाम जरूर लिख लीजिएगा जब भी आप आंसर राइटिंग करें। निदान पोर्टल क्या है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी, इन दोनों का एक रिकॉर्ड का डाटाबेस है। और यहाँ पर इस रिकॉर्ड में जो भी नार्को या ड्रग्स से संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो भी अपराधी हैं, जो एक बार अपराध करके इस अपराध के तहत एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो करके, उनका सारा डाटा इसमें रखा गया है। तो इससे क्या होता है कि ट्रेस करने में आसानी होती है, अपराध को ट्रैक करने में आसानी होती है। ठीक, ड्रग्स को सोर्स को ट्रेस करने में आसानी होती है। इस वजह से निदान पोर्टल जरा आप ध्यान में रखिए। चलते चलते एक बात और लिख लीजिएगा कि भारत ने 2047 तक ड्रग्स उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो रखा है, ड्रग्स उन्मूलन। ठीक, अब ये ध्यान रखिएगा कि ड्रग्स का इस्तेमाल, जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं उनका इस्तेमाल चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, रिसर्च में, ठीक, और मेडिकल्स में। लेकिन ये उनके लिए है, उसके लिए क्या है, लाइसेंस जारी होता है और उन्हीं के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। जो भारत में भी अफीम, गांजा, इनकी सब की खेती होती है, तंबाकू की, ये सब क्या है, लाइसेंस दिया जाता है। ठीक, तो अगर अवैध खेती हो रही है तब जो है ये एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी होगी। अगर लाइसेंस के तहत है, लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि निर्धारित लोग ही खेती करेंगे और निर्धारित लोग ही उनके खरीदार होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी खरीद करके कुछ भी यूज कर रहा हो। ठीक, तो ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा कि भारत ने नशा मुक्ति का वो ड्रग्स उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, 2047। ये चीज़ें जरा ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग, कल से हम लोग दो दो टॉपिक पढ़ेंगे, दो दो लेक्चर आपको मिलेंगे। एक में इन्वायरमेंट में जो करंट चल रहा है वो मैप के थ्रू हम लोग देखेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, कौन कौन सी प्रजातियां जो है न्यूज में रही हाल फिलहाल,
ये सारी चीज़ें एक साथ देखेंगे और साथ में एक आपको करंट का लेक्चर भी मिलता रहेगा। तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।